हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। तो बीटा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 11th स्टैंडर्ड के लिए ये दूसरा लेक्चर है। पहले और दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि जो पहले वाला बोर्ड था वो बहुत छोटा था, तो ये दूसरा बोर्ड मंगवाया है और इसमें डिलीवरी में काफ़ी डिले हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज के दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उनकी सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉज ऑफ नेचर, जैसे कि आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का एक आपस में बहुत ही गहरा नाता है। बहुत बार फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है और बहुत बार टेक्नोलॉजी की वजह से भी फिजिक्स नई जो कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के वो निकल कर आए हैं। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में बहुत ही गहरा नाता है। ऐसी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जो फिजिक्स की वजह से हुई और जिसकी वजह से जो आज ये मॉडर्न लाइफ में आप इतना लाइफस्टाइल इतना कुछ देख रहे हैं वो सब फिजिक्स की ही देन है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हम जैसे कि सबसे पहले जो स्टीम इंजन की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी के अंदर जो यूके में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका ये स्टीम इंजन ही उसका कारण था। तो स्टीम इंजन फिजिक्स की एक ऐसी देन थी जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को बहुत ही फ़ायदा हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे स्टीम इंजन का ही योगदान था। उसके बाद हम दूसरा अगर बात करें हीट इंजन की, हीट इंजन जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, जैसे कि कार हुआ, बाइक हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, या जितना भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें जो यूज़ होता है हीट इंजन, उसकी खोज भी एक फिजिसिस्ट ने की थी और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी फिजिक्स के बेस के ऊपर ही था। तो उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की खोज हुई, इन्वेंशन हुई, वो भी फिजिक्स की ही देन थी। आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली भी बनाई जा सकती है और बनाते भी हैं और उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे कि आपका रेडियो हुआ, मोबाइल हुआ, आपका वाईफाई हुआ, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन का मीडियम है। कि जैसे मोबाइल से आजकल आप विदेशों से भी यहाँ से बैठ के, और एक बंदा विदेश में बैठा, आप यहाँ बैठे और मोबाइल से आप बात कर पा रहे हैं, तो वो है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। इसी तरह रेडियो पे भी सिग्नल्स जो है ना बिना वायर के जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी फिजिक्स की एक देन थी। उसके बाद हुआ हमारा 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो जैसे कंप्यूटर्स में यूज़ होता है हार्ड ड्राइव डिस्क। आजकल काफ़ी फास्ट जो सॉलिड स्टेट डिस्क वो भी आ गई हैं, दैट इज़ एसएसडी, काफ़ी फास्टर। पहले जो आती थी वो हार्ड ड्राइव डिस्क जो हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में आती हैं। तो इनका इन्वेंशन भी फिजिक्स का ही एक कॉन्सेप्ट था, डिजिटल लॉजिक, और इसकी वजह से भी हमारी सोसाइटी को बहुत फ़ायदा हुआ और एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद जो रैंडम एक्सेस मेमोरी आई थी हमारे जो कंप्यूटर्स में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, तो उसकी इन्वेंशन भी हमारा फिजिक्स का ही एक देन था। उसके बाद हमारी जो रिकॉर्डिंग मीडिया है, रिकॉर्डिंग मीडिया जैसे सीडी, फ्लॉपी और डीवीडी, ये सब भी आपकी फिजिक्स की ही देन है। उसके बाद जैसे डेटा सेव करने के लिए जो
USB है आपका, हार्ड डिस्क है आती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आती हैं, वो भी सब फिज़िक्स की ही देन है। उसके बाद जो आपकी स्पिंट्रोनिक डिवाइसेस हैं, स्पिंट्रोनिक डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो भी हमारा फिज़िक्स का ही देन है। उसके बाद हमारा जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स जिससे सूर्य की एनर्जी से बिजली बनाई जाती है, वो भी एक फिज़िक्स का ही एक देन है। उसके बाद अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, तो इनका जो लॉन्च है वो भी फिज़िक्स के एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें भी फिज़िक्स का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो आप GPS यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप आप यूज़ करते होगे, तो ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम, वो भी एक फिज़िक्स का ही देन है। उसके बाद जैसे रोबोट्स बनाए गए, तो उसमें भी फिज़िक्स का यूज़ हुआ। तो उसके बाद अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिसको AI बोल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जैसे आप कस्टमर केयर से बात करने से पहले उनका एक रोबोटिक आता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो वो कुछ प्री डिफाइंड आंसर्स होते हैं, वो आंसर आपको बताता है। तो जैसे गूगल असिस्टेंट हुआ या अमेजोन का एलेक्सा हुआ, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी फिज़िक्स का ही एक योगदान है। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बच गया था, दैट इज़ इंटरनेट, जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ इंटरनेट। और फिर जनरेटर्स की बात करें तो डीजल जनरेटर्स जो होते हैं DG, वो भी फिज़िक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ाया है, कि फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी को कितना कुछ जो हमारी सोसाइटी को दिया है टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसकी वजह से, या और हम अगर हम बोलें यहाँ पर जैसे एयर कंडीशनर की बात करें, AC, या हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये यानी आपके आसपास आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये सब फिज़िक्स की ही देन है। तो फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी से एक बहुत ही गहरा नाता है, और फिज़िक्स ने आज हम जो सुख सुविधा ले पा रहे हैं, तो उसमें फ़िज़िक्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप इनमें देख पा रहे हो, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें अगर बोलूं कि लैपटॉप, आपका iPad, ये सब भी इसमें आप इस लिस्ट में डाल सकते हैं। तो इससे हमको पता चला कि फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। और अभी हम चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपनी NCERT की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको टेबल मिलेगी जिसमें किस फिजिसिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो सब उसमें दिया हुआ है। जैसे टेबल में यहाँ पहले नाम लिखा होगा, फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो, और फिर वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो। देखिए, ये एग्जाम्स में हालांकि टेबल आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन छोटे छोटे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बन सकते हैं कि भाई जैसे मैं बोलूँ कि न्यूटन ने क्या खोज की थी, भाई जो आपके लॉज दिए थे न्यूटन के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और वो यूके से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से मतलब आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। वो पूरी की पूरी टेबल ये आपको अपनी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही होगी। तो आप इस पूरी टेबल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें न्यूटन एक है। जैसे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बोलेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पूछेंगे कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो जो रोंटगन थे
जर्मनी के थे ये, और ये यूके के थे आपके जे थॉमसन। तो इस तरह पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि भाई एक्सरे की खोज किसने की, रोंटगन, वो कौन सी कंट्री से थे, जर्मनी। तो ये जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, पूरी की पूरी जो टेबल है आपको जो है पता होने चाहिए, कौन कहाँ किसका क्या कंट्रीब्यूशन है और वो कौन सी कंट्री से है। एग्ज़ाम में हालांकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जनरल नॉलेज के लिए तो आपको पता होना ही चाहिए, जैसे इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक दूसरी टेबल है जिसमें फिजिसिस्ट, और उसमें है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उनका आपस में क्या लिंक है, कि मतलब कौन सा फिजिक्स के कौन से फिनोमिना ने कौन सी टेक्नोलॉजी दी। यानी सबसे पहले यहां लिखेंगे टेक्नोलॉजी, और फिर फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना ने, जैसे कि स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, एंड दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर अगर हम बात करें जैसे रेडियो, टीवी, यानी ये जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर बेस्ड है। कंप्यूटर, अब डिजिटल लॉजिक, इसको रेडिएशन को आप वेव्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे जो रॉकेट उड़ाया जाता है, रॉकेट प्रोपल्सन, वो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये पूरा टेबल दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आपको अब ये टेबल दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी फिजिक्स के कौन से फिनोमिना, यानी फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये सब दिया हुआ है, और इसका भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ऐसी टेबल पूरी की पूरी टेबल एग्जाम में आएगी ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई आपसे पूछेगा कि हाँ बताइए भाई कंप्यूटर जो है वो फिजिक्स के कौन से फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, तो आप चार ऑप्शन में से एक डिजिटल लॉजिक होगा। आपसे बताएंगे जो रॉकेट प्रोपल्सन है वो आपका कौन से फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो उनमें एक ऑप्शन में होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस तरह से ये जो दो मैंने टेबल बताई है आपको, ये दोनों टेबल्स का आपको पता होना चाहिए। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भले ही ना आए, बट आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद हम आते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, पहले मैं उनका नाम आपको बता दूं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिजिक्स में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये जो 4 हैं आप जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 4 फंडामेंटल हैं, बेसिक जो 4 फोर्सेस हैं। तो चलिए अब हम इनके डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऐसा फोर्स जो यूनिवर्स की किन्हीं 2 बॉडीज के बीच में होता है बिकॉज ऑफ देयर मासेस।
एक एक करके हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं, ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू bodies due to their masses, that is the gravitation force। जो इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट होती है, मतलब जैसे कि धरती और सूरज के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। यूनिवर्स की किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो चाहे कितनी भी दूर हो, वो हमारा हमेशा एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है। हालांकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वीकेस्ट, इन चार मैंने आपको बताया था, उन चारों में सबसे वीक होता है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज गिवन बाय Gm1 m2 बाई आर स्क्वेयर। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इनकी सेंटर की डिस्टेंस मैंने r ली, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनकी सेंटर डिस्टेंस r है, तो ये होगा आपका फोर्स बिटवीन देम इज Gm1 m2 बटे आर स्क्वेयर, जहाँ पर जो G है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका G का वैल्यू होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो यूनिवर्स की किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। यानी अगर दो इंसान हैं, जैसे पास पास में हैं या दूर हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही धरती जो है वो सूरज के चारों चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो धरती के चारों चक्कर लगाता है, जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी रेंज आपने देखा इनफाइनाइट है, क्योंकि धरती और सूरज के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये फोर्स जो है एक्ट करता है। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है। उसके बाद हम अगले फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है आपका, दैट इज द फोर्स EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप इसमें देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और M मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी दिस फोर्स हैज इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दिस फोर्स आपको पता ही चल गया होगा, चार्जेस के बीच में होता है। इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। जैसे भाई आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर दो केसेस हमारे हैं। केस 1, जब चार्जेस आर एट रेस्ट, अगर चार्जेस रेस्ट के ऊपर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी गवर्न बाय कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ बोलेगा कि जो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मतलब ए प्लस पॉजिटिव होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव होगा तो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि वो आपका सेम। तो ये तो बात हुई जब चार्जेस आपके रेस्ट के ऊपर हैं। लेकिन अगर चार्जेस मोशन में हैं, दिस इज द सेकंड केस, चार्जेस आर इन
मोशन, यानी जब चार्ज आपके मूव कर रहे हो तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी कि जब भी चार्ज मूव करता है तो हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा तभी वो मूव करेगा, और जो मूविंग चार्ज होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो चार्ज ने मूव करना शुरू किया और मूविंग चार्ज की वजह से हुआ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों एक साथ हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया और मैग्नेटिक फील्ड उसने जनरेट किया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये हमेशा इट इज कंसर्न्ड विद द चार्जेस इन मोशन, जो हमने कहा था ना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन मोशन। यानी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस चार्ज के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आए वो हुआ मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं दे आर इनसेपरेबल, वो हमेशा एक साथ होंगे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। तो दैट इज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है, यानी कितनी ही दूर दो पार्टिकल्स हों उनके बीच में ये फोर्स होता है। और इसकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट बट स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इन चारों में नंबर 2 पे आता है। ये जो फोर्स मैंने आपको बताया शुरू में, उसमें ये नंबर 2 पे आएगा स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर। तो दिस इज द, और इसका ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट डोमिनेट्स फिनोमिना एट द एटॉमिक एंड मोलिकुलर लेवल। मतलब एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल के ऊपर जितने भी फिनोमिना है उनको सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही डोमिनेट करता है। इसलिए जो हमारा एटम और मॉलिक्यूल को जो हम स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही स्टडी करते हैं, इसी का जो है मेन डोमिनेंस होता है। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरे नंबर पे हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो न्यूक्लियस का साइज तो कितना छोटा होता है, 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर, ये आपका न्यूक्लियस का साइज होता है। अब इतने छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो वही पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके रिपेल की वजह से तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस तो एक स्टेबल है। तो वो स्टेबल क्यों है, उसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो इट इज़ द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में जो फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, जैसे प्रोटॉन के बीच में भी होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। ये सब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस जो है आपका वो स्टेबल होता है। इसकी रेंज बहुत ही कम होती है, दैट इज द न्यूक्लियर लेवल की होती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये मैं उन चारों में नंबर 1 पे आती है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स। सब चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और इसी की वजह से जो न्यूक्लियस है आपका वो इतना स्टेबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की।
वीक न्यूक्लियर जो फोर्स है आपका, वो एक स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शंस में आता है, दैट इज बीटा डीके। ये हाई एनर्जी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि बीटा डीके एक प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनके बीच में होता है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बीटा डीके के अंदर जो पार्टिकल निकलते दैट इज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो अनचार्ज पार्टिकल होता है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये एक स्पेशल फोर्स है, सिर्फ बीटा डीके प्रोसेस के अंदर ही होता है। इसका जो रेंज होता है वो उससे भी कम होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो तो 10⁻15 था, ये उससे भी कम होता है, लेसर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी सबसे कम रेंज होती है इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये नंबर 3 पे आता है, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सबसे ज़्यादा वीक है। ये नंबर 3 पे आता है आपका, दैट इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि व्हाट आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो अब चारों का आप नाम लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उनकी रेंज लिखेंगे और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आप बताएंगे। दैट विल बी इनफ फॉर द 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये 4 फोर्सेज हैं, आप बताइए इनमें से स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर आप इनको क्लासीफाई कीजिए या फिर इनके रेंज के बेस के ऊपर इनको आप क्लासीफाई कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक टेबल जो है आपकी जो बुक है उसमें टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 10 है एनसीईआरटी की बुक में। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जैसे कौन सा फोर्स है और उसके बाद उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है और उसकी रेंज कितना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये टेबल दिख रही होगी। ये टेबल मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे जो सबसे जो ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी इनफाइनाइट होती है। स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी 10⁻⁻15 मीटर होती है और इसकी 10⁻⁻18 मीटर होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की उससे भी कम। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर मैं 1 इसकी स्ट्रेंथ को अगर मैं 1 मानूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो 10⁻⁻2 हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथ। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी 10⁻⁻23 हो जाएगा और ये 10⁻39 हो जाएगा। ये आपसे एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि 4 जो फोर्स उनकी आप स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ और रेंज बताइए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि भाई आप इनको, जैसे मैंने बताया, क्लासीफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेंज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको ये याद रखना चाहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉज के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोशन के लिए होता है और ये आपका लीनियर मोशन के लिए होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना। यानी कुछ क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, कुछ प्रोसेसेस के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो कंजर्व रहती है। चार्ज भी एक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो
जो क्वांटिटीज़ किसी प्रोसेस में, वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, अगर उसमें वो कांस्टेंट रहती है तो उसको हम बोलेंगे दैट क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो जैसे एनर्जी की हम अगर बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा पहले कक्षाओं में भी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ में अब एनर्जी लगाते जब धक्का मारते हैं तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है। फिर कोई भी चीज़ जैसे खड़ी हुई है, फिर पीछे से आके कोई चीज़ एकदम से उससे टकराती है तो वो अपना मोमेंटम उसको दे देती है, तो दैट इज़ लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोशन में इसी तरह आपका एंगुलर मोमेंटम हुआ। चार्ज जैसे केमिकल प्रोसेसेस में होते हैं, जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है। जैसे किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, चाहे वो एनर्जी हो या आपका लीनियर मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो या फिर वो चार्ज हो, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये बेसिक हैं आपके, तो इनके बारे में भी आपसे ज़्यादा, हालांकि ये सब चीज़ें आप आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चंस तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की अगर आप पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, मीन्स ए क्वांटिटी इज सेड टू बी कंजर्व्ड इफ़ इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तो वो आपका एनर्जी हो सकता है, जैसे आपने E=mc², जो न्यूटन की इक्वेशन है वो पढ़ी होगी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को कन्वर्सली मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज E=mc²। तो इस तरह से ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशंस। तो ये इस यूनिट, जो पहली यूनिट थी आपकी फिजिकल वर्ल्ड, ये बहुत ही बेसिक यूनिट थी। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, लेकिन ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के बेसिक्स जानने के लिए। जैसे हम जब घर बनाते हैं तो नींव ज़रूर भरते हैं, हालांकि वो नींव हमको दिखाई नहीं देती है, पूरे लाइफ टाइम हमें नींव दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो घर उसी नींव पर खड़ा होता है। यानी अगर नींव कमज़ोर हुई तो कोई भूकंप आके उस घर को हिला देगा। यानी ये जो पहली यूनिट में कॉन्सेप्ट, ये आगे कुछ यूनिट्स में कॉन्सेप्ट आएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, भले ही ये एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको याद करना नहीं, इनका समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जाने वाले यूनिट्स में आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और आप चाहे मतलब ऊपर के क्लासेस में भी जब आप जाते हैं, चाहे आप बैचलर हो, पीजी हो, पीएचडी आगे भी जाते हैं, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, फिजिक्स तो वही रहती है, बस उनका जो आपका समझने का जो तरीका है वो बदल जाता है। यानी जो मेरा कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट यूनिट है, आप ये सोच के उसको मत छोड़िए कि एग्ज़ाम में इसका कुछ नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको याद नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की आपको कम कोशिश कीजिए। तो इस तरह से हम ये जो हमारी पहली यूनिट है इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो दूसरी यूनिट के साथ हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जो क्लास 11th में इस टाइम पढ़ रहे हैं, या जो ये लेक्चर पढ़ने के जो इंटरेस्टेड है उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि ये जो मेरी मेहनत है वो सफल हो और वो उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सके जिसके लिए मैंने ये बनाई है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को जो आपका डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।